तो न्यूज 24 पर राष्ट्रपति चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। थोड़ी देर पहले यूपी उम्मीदवार मीरा कुमार ने कहा कि वो विचारधारा की लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने इस चुनावों में मूल्यों के आधार पर को बनाया और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस चुनाव के दौरान उन्होंने आत्मा की आवाज पर वोटिंग की अपील की थी। सुनिए। इस पूरे लड़ाई में, इस पूरे चुनाव के संघर्ष में हमने पूरी मर्यादा निभाई है और इस समय भी हम हमारे जो विरोधी हैं रामनाथ कोविंद जी, उनका सम्मान करते हैं। इसलिए वो क्या कह रहे हैं इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। इस फाइट को किस नजरिए से देखते हैं? ये तो हम नहीं बल्कि देश के अधिकांश लोग एक विचारधारा है जिसमें विश्वास करते हैं, मूल्यों में विश्वास करते हैं और उन मूल्यों को हमने आधार बनाया इस चुनाव को लड़ने के लिए। मैम, काफी लोग चाह रहे थे एक वुमन फिर से, और एक जितना आपके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रहा है एज ए स्पीकर, ये सब बहुत जरूरी है एक राष्ट्रपति के लिए। क्या आप मानती हैं कि वो सब आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, वो जो फैक्टर्स थे आपके पीछे? आपने मेरी इतनी प्रशंसा कर दी, बहुत धन्यवाद। मैं नहीं समझती हूँ मैं इसके लायक हूँ। मैं तो जो इस देश के बहुत से लोग, अधिकांश लोग जो महसूस करते हैं और जिस बात में विश्वास करते हैं, उनकी आवाज को हमने इस चुनाव में बुलंद किया है। क्योंकि व्हिप जारी नहीं होता है, क्या क्रॉस वोटिंग की उम्मीद है आपको? ऐसा ये शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ। ये गुप्त मतदान है और हर एक को अपनी स्वेच्छा से मत देने का अधिकार है। आम दिन की तरह आज का दिन है या कुछ अलग शेड्यूल है आपका? जैसे आम दिन होता है वैसे आज का दिन है। जो आम दिन करते हैं वही अभी तक किया हमने। फोन कॉल ज्यादा और ये जरूर है कि आप लोग सब आए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे यहाँ आए। मैम, आज अहम दिन है, हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आप विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हैं, लेकिन विपक्ष से कोई नेता नजर नहीं आ रहा। जबकि अगर हम एनडीए की बात करें तो वहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है। नहीं, वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं और इस समय सब काम पर लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। मीरा कुमार को आप सुन रहे थे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से के शर्मा साहब हैं, कांग्रेस से मुकेश नायक हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर सतीश केसिंग साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार अभय कुमार दुबे जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश नायक साहब, हम सुन रहे थे अभी मीरा कुमार जी को, वो कह रही हैं कि दरअसल ये विचारधारा की लड़ाई है। पहली बार शायद वीवी गिरी साहब के बाद ये शायद दूसरी बार होगा जब ये कहा गया कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट दिया जाए। सोनिया गांधी ने भी इस बात को कहा और मीरा कुमार ने भी। देखिए, बीजेपी इस बात का प्रयत्न कर रही है कि ऐसा संदेश जाए कि अचानक उनका प्रेम दलितों के प्रति उमड़ पड़ा है और वो दलितों के सबसे बड़े रक्षक हैं इस देश में। लेकिन केवल एक उम्मीदवार खड़ा करने से ये संदेश नहीं जाएगा, ये परसेप्शन नहीं बनेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि दलितों के कल्याण के लिए जो आपकी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है उनमें कमी आई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दलितों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है उनका बजट कम हुआ है। दलितों के प्रति अपराध में 14% की इस देश में वृद्धि हुई है। तो मैदान पर आप क्या काम कर रहे हैं उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए, तैयार होने वाले अवसरों के लिए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक उम्मीदवार खड़ा करने से कोई ये संदेश नहीं जाएगा कि हम इनके बहुत बड़े हितैषी हैं। एक तरफ तो सरसंघ चालक आरक्षण को रिव्यू करने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आरक्षण पर पुनर्विचार हो। सह कार्यवाहक वैद्य साहब ने दोबारा स्टेटमेंट दिया कि आरक्षण पर पुनर्विचार हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप देखिए कि 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला सूबा उत्तर प्रदेश, वहां दलितों के सबसे बड़े नेता जिसने 20-40% से ज्यादा वोट लिया पिछले चुनाव में, उनको राज्यसभा में बोलने नहीं दे रहे हैं। ये इनका दलित प्रेम है। बीजेपी जी सर, बीजेपी जवाब दे रही। शर्मा साहब, मुकेश नायक जी कह रहे हैं दरअसल रामनाथ कोविंद को आगे करना, दरअसल ये आपने परसेप्शन बनाने के लिए ऐसा किया। देखिए, अभी मुकेश नायक जी दलितों के संदर्भ में बोलते हुए ये कह रहे थे कि जमीन पर काम नहीं दिख रहा है,
और इसका एक बना देने से कोई संदेश नहीं जाता। 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, आप उसके रिजल्ट देखें, उसके बाद के भी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट देखें। आज सबसे ज्यादा दलित सांसद भारतीय जनता पार्टी के, आज सबसे ज्यादा दलित विधायक भारतीय जनता पार्टी के। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, उसमें आप देखें किस तरह से जो है दलित समाज का जो है वोट जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए। यदि जमीन पर काम नहीं होता तो क्या ये समाज हमारे साथ आता? लेकिन क्या है, कांग्रेस की बात को तो वो कह रहे हैं, सुनिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि दलित साथ आ रहे हैं, इसलिए एक दलित को हमारे साथ इसलिए आएंगे ना साहब कि हम उसकी आवाज बन रहे हैं, हम उसकी आवाज हैं। और यही नहीं, हमने जो भी अभी डॉक्टर अंबेडकर साहब के को लेकर जो हमने पंचतीर्थ का कार्य किया है, जो दलितों को सम्मानित करने का काम किया है, निश्चित तौर से आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक लंबे प्रवास पर हैं। मायावती ये कह रही हैं, दरअसल उनकी वजह से आप मजबूर हुए हैं दलित फेस को आगे करने के लिए। हमारे साथ अमित कुमार हमारे सहयोगी, अमित कुमार हमारे सहयोगी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मायावती जी को लेकर हम सर, उनका ये भी इल्जाम है आप बोलने नहीं देते, उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। अमित, मेरा सवाल आपसे, क्या काउंटिंग शुरू हो चुकी है? एक ये, दूसरा ये कि मीरा कुमार ने आज भी कहा काउंटिंग के दिन भी कि दरअसल ये विचारधारा की लड़ाई है, और पहले दिन से वो ये कह रही हैं। देखिए, काउंटिंग बस आप कह सकते हैं प्रक्रिया शुरू हो गई। अगले 10-15 मिनट में काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी, जब जो मतपत्र है उसको पूरे छाट कर एक साथ कर दिया जाएगा। लेकिन जो विचारधारा वाली बात है, अगर आप देखें तो इस पूरे चुनाव को कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के चुनाव को विचारधारा की लड़ाई के तौर पर दिखाया गया है, और उसकी वजह भी है। अगर आप देखें तो नंबर्स की अगर आप बात करें तो नंबर्स पूरी तरह से एनडीए के साथ था। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, बीजेपी एनडीए की सरकार बनने के बाद पहला मौका हो रहा था जब पूरा अपोजिशन राष्ट्रपति चुनाव के नाम पर एक साथ जुटने की कोशिश कर रहा था। और वो सारे वो लोग थे जो कि विचारधारा के तौर पर नरेंद्र मोदी से के खिलाफ खड़े हैं, बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, संघ के खिलाफ खड़े हैं। तो इसीलिए इस कोशिश थी कि क्योंकि जेडीयू ने समर्थन कर दिया था, बीजेडी ने समर्थन कर दिया था, इसीलिए इस पूरी लड़ाई को विचारधारा की लड़ाई से जोड़ा गया है, ताकि जो मोदी विरोधी हैं वो तमाम दल उनके साथ है। लेकिन मुझे लगता है कि विचारधारा की लड़ाई बनाने के बावजूद कांग्रेस या तमाम जो लोग थे वो इसमें सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि जो विचारधारा की लड़ाई करते हुए जेडीयू नरेंद्र मोदी और बीजेपी से अलग होकर लालू के साथ चली गई थी, वो सवाल यही है, के साथ खड़ी रही। बीजेडी जिसकी लड़ाई तो कहीं ना कहीं अपोजिशन की बात करें तो विचारधारा की लड़ाई की बात करने के बावजूद भी वो इस मकसद में कामयाब होती नजर नहीं आई है। सवाल यही है कि अगर विचारधारा की बात कर रहे हैं तो विचारधारा में जेडीयू कहां खड़ी है, बीजेडी कहां खड़ी है? सतीश जी, मेरा सवाल आपसे यही है सर, इस चुनाव को, या आपको लगता है ऐसे प्रेसिडेंट पहले भी रहे हैं कि विचारधारा और आइडियोलॉजी को सामने रख के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा गया, या आप इसे मानते हैं कि दलित बनाम दलित चुनाव था, या आप मानते हैं कि विपक्षी एकजुटता के लिहाज से चुनाव था? ये सब कुछ एक साथ है। जो भी आपने बात कही, मैं मानता हूं कि ये 2019 का जब आम चुनाव होगा उसका ये ट्रेलर है, पर्दा हटा है। तो आप देखिए कि दलित बनाम दलित, एक तरफ उत्तर प्रदेश दलित का कार्ड चला गया, दूसरी तरफ महिला और दलित का कार्ड चला गया। तो ये मोर्चा बंदी जो है, जो आपको एक ग्लिम्स दिख रहा है 2019 का, वो निश्चित रूप से है। दूसरी बात, अभी जो एक हाइपर नेशनलिज्म या हिंदू नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की एक बात चल रही है, और दूसरी तरफ जो बात कही जा रही है, दावा किया जा रहा है कि इंक्लूसिव सोसाइटी की बात हो, समाज को एक साथ रखने की बात हो, कोई एग्जिस्टेंस की बात हो, तो वो भी विचारधारा के आधार पर भी आप देखिए तो ये मोर्चा बंदी है। क्या ये मोर्चा बंदी है? और सवाल ये, अभय जी आपसे लेंगे ब्रेक के बाद जवाब, क्या विपक्ष की कोशिश थी कि वो एकजुट हो, लेकिन विपक्ष बिखरा हुआ नजर आया, या उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष एकजुट नजर आएगा? उस विचारधारा में जेडीयू कहां सेट होती है, बीजेडी कहां है? इसका जवाब अभय जी से लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।